अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिक सिद्दीकी K2 एक्सप्रेस टीवी पर प्रोग्राम इलेक्शन 2020 के साथ। आज हमारे साथ मेहमान हैं राजा शाह सुल्तान मकबून। आप गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी भी है, इसके अलावा सियासत में भी हिस्सा ले रहे हैं। इनसे पहले इनके बड़े भाई मरहूम राजा मकबून भी इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। राय साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहेंगे शो में। किस तरह से ख्याल आया आपको राय साहब के बाद सियासत में आना चाहिए? आप तहरीक इंसाफ के मुतवक्किल उम्मीदवार भी है, तो ज़रा बताइएगा कब से आपने सियासत का आगाज़ किया सहाफ़त के साथ साथ? शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जैसे कि आपने जिक्र किया मेरे भाई का मरहूम राजा हुसैन खान मखदूम का, जब 2009 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मैं भी एक कैंडिडेट था उस वक्त। क्योंकि उस वक्त 2009 में मेरा एज थोड़ा सा कम थे, तो मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया। तो मेरा भाई ऐसे आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद जब 2015 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी मैं एक उम्मीदवार था। जब एंड टाइम पे जो है ना जी, तो मेरे कज़न इलेक्शन लड़ा था, तो उनके हक़ में मैंने अपना फार्म एज आज़ाद कैंडिडेट विड्रॉ किया। तो मैं सियासत में तो 2009 से, जब मेरा पूरा एज भी नहीं बनते थे, उस वक्त से हूँ। तो अब उसके बाद मेरे भाई जब इलेक्शन लड़े एज आज़ाद कैंडिडेट, तो रोंदू से वो दूसरे नंबर पर रहे। तो वो हारा या हरवाया गया वो अलग बहस है। एज आज़ाद कैंडिडेट उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद उनकी जब वफ़ात के बाद उस मिशन को जारी रखने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं सहाफ़त के साथ सियासत भी करूँ। जब 2015 में जब कज़न आया तो उनके हक़ में मुझे मैंने बैठा, हालात भी ऐसे थे, तो तब से सियासत में हूँ। लोगों की से उस वक्त के लोगों से जो इंस्ट्रक्शन है ये है। जिस तरीके से आप सहाफ़त के ज़रिए इलाके की यकीनन खिदमत कर रहे हैं। K2 अखबार और KPN एक नाम है, बहुत बड़ा इदारा है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मामलात को अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं, मसाइल हल करने में यकीनन KPN का एक किरदार है। मरहूम राय साहब ने बहुत ज़्यादा इस इदारे के ज़रिए इलाके की खिदमत की है। किस तरह से ज़रूरत पेश आई कि आप सहाफ़त के ज़रिए इलाके के मसाइल को तो आप सामने लेके आ रहे हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपको सियासत में आना चाहिए? देखिए साहब, ये है कि आप सहाफ़त में आपको पता है जी, गिलगित बल्तिस्तान में आपको खबरों चरों से लेकर हमसे गोजाल, दरिया तंगीर से लेकर असद ये सारे इलाके के लोगों के मसाइल हमारे पास दो लोग आते हैं, या पिसे हुए लोग हो या आपके पास माफियाज हो, खबरों को रोकना लगाना। तो इन्हीं लोगों के मसाइल, खासकर मेरे इलाके के लोगों के मसाइल, इतनी मसाइल है कि आपको यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई चीज़ रोंदू में जो है बल्तिस्तान की गेट वे होने के बावजूद इतनी बड़ी के गेट जो गिलगित स्कर्दू रोड या बल्तिस्तान शहर बल्तिस्तान बन रहा है 90-95 किलोमीटर होने के बावजूद इस इलाके में आपको कोई सहूलियात, मिसाली जो बुनियादी ज़रूरियात वो मैसर नहीं है। तो हमने सोचा कि अब सहाफ़त में तो हम पूरा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं कर रहे हैं, अब वो एक प्लेटफार्म है, वो चलता रहेगा, उसका एक सेटअप है। फिर राय साहब का बेटा माशाल्लाह ला ग्रेजुएट के बाद उनको ट्रेन करवाया, वो इसको संभाल। हमने सोचा कि हम अपना इलाके के अवाम, खासकर रोंदू बल्तिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान लेवल पर सियासी मैदान में अपनी खदमात संजाम में, सिर्फ इसी मकसद के लिए हमने अच्छा, आपने समझा कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर आपके पास खबरें आते हैं, मसाइल से आप बखूबी आगाह हैं, क्योंकि यकीनन सहाफ़ियों के पास या अखबार के पास मसाइल पहले ही सामने आ जाते हैं। तो क्या वजह थी आपने एकदम से पार्टी ज्वाइन कर ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का फ़ैसला किया? आप आज़ाद भी तो इलेक्शन लड़ सकते थे, जिस तरीके से मरहूम राजा हुसैन खान मखदूम साहब आज़ाद इलेक्शन लड़े और काफ़ी लोगों ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया। क्या वजह आप जो है PTI में चले गए? पीटीआई में जाने के दो तीन वजह थे। एक तो आप तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पार्टी के हेड है इमरान खान, वो एक ऑनेस्ट, डायरेक्ट ऑनेस्ट आदमी है, जिसके बारे में आप करप्शन की, अनमेरिट मतलब मेरिट पे फॉलो करने वाला आदमी है, उस पर आपको कोई उंगली नहीं उठा सकते। फिर गिलगित बल्तिस्तान में जस्टिस रिटायर्ड जफर शाह, वो एक किरदार करना है। ये दो लोग थे, तो आपको पार्टी तो ज्वाइन करना था, आज़ाद लड़के भी या आप आज़ाद किसी पार्टी से लड़े। तो इस दोनों के किरदार, इनकी हालात देखे, फिर मेरे खलके के अवाम की डिमांड है कि आपको इस पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो। तो मेरी मुख्तलिफ पार्टियों से मुझे ऑफर था, तो मैंने कहा कि मैं जफर शाह और इमरान खान की टीम का हिस्सा बनूँ, तो इसलिए मैंने अब पीटीआई ज्वाइन आप यकीनन चूँकि सहाफ़त से आपकी वाबस्तगी अब भी है, सियासत में आप आ गए हैं। जिस तरीके से चले कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ जिसका हो या फिर मज़हबी जमात से जो लोग जिन लोगों का ताल्लुक़ है उम्मीदवारों का, उनसे हम ज़रा अलग सी गुफ्तगू करते हैं। क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान का जो करंट सूरत हाल है, सबसे जो अहम इशू है गिलगित बल्तिस्तान को अभी तक एक रेगुलर सूबा जो है कोई भी हुकूमत नहीं बना सके। पीपल्स पार्टी की जानिब से यकीनन कुछ यहाँ पे इस्लाहात किए गए, गवर्नेंस आर्डर लेके आए, भुट्टो के दौर में कुछ काम हुआ,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف پہلے ہی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہو رہا ہے، بہت سارے پالیسیز کے اوپر ان کے اوپر تنقید ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ریسنٹلی پرائم منسٹر نے گلگت بلتستان کا دورہ بھی کیا جہاں ڈیم کا سائڈ کا انہوں نے افتتاح بھی کیا، دیکھ لیا، ایک وزیر جن کو یہاں پہ لگا دیا گیا ہے، آپ اس جماعت میں ہیں جنہوں نے اب تک ایک پبلک دورہ بھی نہیں کیا، یہاں پہ آ کے لوگوں سے ملنے کی بھی کوشش نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے پارٹی سے توقع رکھ سکتے ہیں گلگت بلتستان کے مستقبل میں کچھ کرنے جا سکیں گے آپ اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے؟ جی ضرور، کیوں جی، دیکھو جی، آپ کی پرائم منسٹر کا بھی وزٹ ہوا کہ اول بادشاہ ڈیم، یہ اول بادشاہ ڈیم خود ایک پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، ملک کی سلمیت کے لیے ایک بہت بڑی ضروری پروجیکٹ تھا جس پہ عمل کام شروع ہو گیا۔ دوسرا، ہوپ فلی کہ پرائم منسٹر بہت جلد دوبارہ گلگت بلتستان وزٹ کرے، ایک آپ کو اچھی خوشخبری ملے، لوگوں کو اندر وقت ہوگا۔ گلگت بلتستان کے کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے نہیں دیکھا ہو۔ پھر آپ کے گلگت بلتستان کا جو صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جسٹس صاحب، وہ ایک مانا ہوا منجا ہوا سیاستدان ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے، وہ پڑھا لکھا، وہ جسٹس ریٹائر ہے، ایک ایماندار آدمی ہے۔ اس دور میں اگر یہاں تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے، یقیناً عوام کے لیے اچھی خوشخبری ملے گی۔ ہاں، اب آپ نے بات کی علی امین گنڈاپور صاحب کی، آپ کو پتہ ہے جب تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں بنی، اس کے بعد کشمیر کا جو ایشو ہے، کیونکہ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان نے کی ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا کے مضامین ہیں، جو صورتحال ہوا وہاں کرفیو کا ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، اس کی وہاں بھی ضرورت ہے۔ پھر یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، حافظ حفیظ الرحمان، تحریک انصاف نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی حکومت کو ڈسٹرب کرنا، جیسے پہلے ماضی میں ہوتا رہا گلگت بلتستان میں، تو انہوں نے اس حکومت کو فری ہینڈ دیا، آپ اپنا آئینی مدت پورا کریں، آپ کو فری ہینڈ ہے، ان کو کوئی انٹرفیئرنس نہیں کیا۔ اگر وہ یہاں آتے اس کے بعد تو یقیناً کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت نے ہمیں چلنے نہیں دیا، ہمیں یہ کرنے نہیں دیا، وہ کرنے نہیں دیا، تو انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا۔ اس نے ایک آدھ وزٹ پرائم منسٹر کی پچھلا اس کا تو متوقع دورے کے دوران بھی کیا تھا، وہ یہاں ملے، یہاں کے لوگوں سے اسلام آباد میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ ہوپ فلی فیوچر میں انشاءاللہ گلگت بلتستان ابھی کی تو ڈیولپمنٹ میں آپ کو پتہ ہے میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں کہ گندم سبسڈی کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں آپ کی پارٹی قیادت کو، اس کے علاوہ جو گندم کی تعداد ہے اس میں بھی کمی کی جا رہی ہے، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر پائیں گے؟ دیکھو سر صاحب، گندم کے ایشو کو آپ کو میں سمجھتے ہیں، جب مہدی دور میں جب اس کے ایشو ہوا، ایک اس پہ گلگت بلتستان میں بہت بڑی ایک موومنٹ چلی، اس کے بعد اس حکومت نے ریورس لگایا۔ اس کے بعد ایسے ڈاکومنٹس بہت سارے ہیں کہ مسلم لیگ کے دور حکومت میں وفاق سے لیٹر آتے گیا کہ پچھلے دفعہ بھی 80 کٹا، انہوں نے کہا جی آپ کے ہماری ایگریمنٹ ہے، دیکھو حکومتیں معاہدوں پہ چلتے ہیں، کاغذات پہ چلتے ہیں، زبانی کے علاوہ نہیں ہوتے۔ ہوپ فلی کی انہوں نے ایک ایشو پیدا کیا جی اس دفعہ بجٹ سے آپ کے سبسڈی کو ختم کیا جائے گا، لیکن فیڈرل بجٹ سے آپ کی سبسڈی ختم نہیں ہوئی۔ اب ان کی جو پہلے پیپل پارٹی کی دور، پھر مسلم لیگ نون کی، یہ 7-8 سالوں کی دور میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا، دیکھو اس کی لیٹر بازیاں، اس کی کاغذی کاروائیاں ہوتے رہتے ہیں، وہ جی بی میں آیا، انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے سے ایگریمنٹ کیا جی آپ 2 روپے بڑھائیں گے سالانہ یا 1 روپے بڑھائیں گے پر کے جی، بوری کے ریٹ بڑھائیں گے، یہ وہ ایشو ہے۔ لیکن ہوپ فلی گندم سبسڈی ختم نہیں ہوگا جی بی میں، کبھی تحریک انصاف اس کو ختم نہیں کریں گے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کی ایک رائٹ ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا یقیناً وہ برقرار رہیں گے، اس کا یہ ایشو نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا، یقیناً آپ سوچ سمجھ کے ہی اس پارٹی میں آ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت باہر سے بھی ڈوٹا کریسی کے ذریعے بھی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف جو الیکٹیبلس ہیں ان کے اوپر پریشر ہے آپ کے پارٹی کی جانب سے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے، میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر فرض کریں آپ یقیناً متوقع امیدوار ہیں، ٹکٹ کے لیے آپ اپلائی کریں گے، آپ کو اگر پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ کس آپشن پہ کام کریں گے؟ آپ آزاد الیکشن لڑیں گے یا جس کو آپ کی پارٹی یہاں سے ٹکٹ دیں گے، منتخب کریں گے الیکشن کے لیے، آپ اس کے سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے آپ کی پارٹیوں پہ پریشر ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پارٹی کسی کنٹری پہ پریشر لگائے۔ تحریک انصاف کے پاس گلگت بلتستان کے ہر حلقے میں 4 سے 5 امیدوار ہیں، جی بی کے ہر حلقے میں، کچھ حلقوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھو پارٹی نے بھی آپ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا کے دے دے، الیکٹیبل کی بھی ضرورت ہے، آپ کو نیو چہروں کی بھی ضرورت ہے۔ پارٹی کو چلانے کے لیے حکومت کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے دیں گے، اور پارٹی کا فیصلہ یقیناً جب آپ پارٹی میں جاتے ہیں تو اسی فیصلے کو ماننا پڑے گا آپ کو، تو ہوپ فلی
सबका तो अंतिम उम्र मानेगा। मतलब आपको उम्मीद है पार्टी आपको टिकट देंगे? जी होपफुली अगर आपको नहीं देते हैं, किसी और अगर उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो आप उसका सपोर्ट करेंगे? सारी बात है आज़ाद पार्टी आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? पार्टी की जब आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब आप पार्टी की डिसिप्लिन चलिए, पार्टी की ठीक हो उसूलों गया। को, लेकिन पार्टी यकीनन देखेगी। हम्म। देखो ना, पार्टी जब टिकट देती है वो इलाके को देखते हैं, उसको माजी देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, उनके इलेक्शन में क्या रोल है और कैसे आगे विनिंग पोजीशन है कि नहीं, उनके प्लान क्या है, वो आगे हुकूमत को क्या डिलीवर करेंगे, ये सारी चीज़ें देखें कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी। अगर पार्टी की नहीं होती अच्छा, ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें सामने आ रहे हैं, गवर्नर और राजा सईद जाफर शाह के दरमियान इख्तलाफात हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं। आपका किस ग्रुप से ताल्लुक़ है? आप सईद जाफर शाह के साथ है या गवर्नर साहब के साथ हैं, या ये खबरें फेक हैं कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं? देखो पार्टियों में सादिकी साहब आपको मैं जानते हैं ना जी, हर लेवल पे थोड़ा बहुत इख्तलाफात होते हैं, वो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इतने इख्तलाफात नहीं है जो ग्रुप बंदी की हुई है। देखो गवर्नर एक आईनी ओहदा है, पार्टी से बंदा ज़रूर है राजलाल साहब, वो एक आईनी ओहदा है, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियासत के सरबराह है गिलगित बल्तिस्तान में। जफर शाह पार्टी है, ठीक है, उसकी अपनी मिशन है, उसने मिशन में जाना है, गवर्नर साहब ने इलेक्शन में नहीं जाना है। तो ये अफवाहें, ये जो कहानियाँ, ये नहीं है। हाँ, छोटे मोटे इख्तलाफात हर कैंडिडेटों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है, पार्टी वर्करों के दरमियान हो सकते हैं, मुख्तलिफ इस्लाम में हो सकता है, लेकिन वो जमहूरियत की हुस्न है, वो सब वक्त के साथ सेटल होते हैं। आप क्या समझते हैं, पार्टी के अंदर इलेक्टेबल्स को लेके आने के आप हक में हैं या मुखालफत में? नहीं, कुछ इलेक्टेबल को लाना चाहिए जो साफ़ सुथरा है, जिनकी माजी ठीक है, मुस्तकबिल की जिसके उम्मीद है कि वो तहरीक इंसाफ की उस मिशन को, मेरिट को फॉलो करते हैं, तो उसको कोई हर्ज नहीं है। आप समझते हैं सईद जाफर शाह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आइंदा हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे? होपफुली होगी। अच्छा। जिस हलके से यकीनन रोंदू हलका 4 गिलगित बल्तिस्तान 10 से आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्या बेसिक इश्यूज़ है रोंदू के मसाइल के हवाले से? यकीनन आप बहुत ज़्यादा बेहतर इस मामले में आप जान सकते हैं, तो आपकी तरजीहात क्या होंगे, मंशूर क्या होंगे? रोंदू में माजी में जो काम नहीं हुए, क्या समझते हैं कहाँ कमी कोताही है जिसको आप पूरा करेंगे? रोंदू हाँ जी, रोंदू 4 यूनियनों पर मुश्तमिल है, इस्ताक यूनियन, गंज यूनियन, मेंद यूनियन, तो यूनियन। ये 4 यूनियन की 90% इलाके जो है ना आपके पहाड़ी इलाके, जो आपको मेन रोड से कहकर नजर नहीं आते। यहाँ सबसे बड़ा मसला है बुनियादी सहूलियत, हम कहते हैं बुनियादी सहूलियत का खुदा। यहाँ आपकी हेल्थ, एजुकेशन, इवन की कोई चीज़ आपके रोंदू में आप ये कहें ना ये चीज़ ये ठीक है, आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ आप देखें तो 10 बेड का हॉस्पिटल जहाँ 2 एमओ बैठने को तैयार नहीं है, बाज़ औक़ात तो यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर से खाली होते हैं। ये वाहिद इलाका है हेल्थ पे, आपकी एम्बुलेंस अगर आप सीरियस पेशेंट को लेके जाना है तो आपको 2000 रुपये डीजल लगा के एमओ से या किसी से रिक्वेस्ट करके जी एम्बुलेंस दे दे। इतनी हादसात होते हैं यहाँ पे, आपकी कोई सिस्टम नहीं। अब एजुकेशन में जाए, आपके टीचरों की कमी, स्कूल की बिल्डिंगों की कमी, बहुत सारे जगहों पे इस दौर में भी आपकी स्कूल नहीं है, गर्ल्स स्कूल नहीं है, बॉयज़ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है रोंदू में। इतनी आपकी 80-90 हज़ार की आबादी है, दूर दराज इलाके हैं कि आप रोटों में हाथ देके अब जिस नाले में भी जाए वो मौत पर कुआं है। तो उर्दू पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपके डीपी से हट के उर्दू के लिए मुख्तलिफ तरजीहात क्या होंगे सबसे पहले जिस हेल्थ और शोबे के ऊपर काम करने की? हेल्थ और एजुकेशन, उसके बाद आपकी रोडों में निकाल करेंगे, जो रोड बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, सबसे पहला एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों आपकी बेसिक नीड है रोंदू। आप क्या समझते हैं, माजी में यकीनन रोंदू के लोगों ने मजहबी जमातों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जाके अवान में बैठ गए, कहाँ कमी कोताही रह गई? बजट की कमी की वजह से यहाँ तरक्की नहीं हुए, या आप समझते हैं जो तरक्याती बजट मुख्तस किए गए उनमें करप्शन हो गए? देखो करप्शन तो गुजरात 10 सालों से गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, ठीक है। यहाँ पे आप मैं मीडिया में रिपोर्टिंग करते रहा, हम देखते रहे जी करप्शन हो गया, नाइंसाफ़ी। मेन चीज़ है आपकी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो 10-15-20 सालों से रहा है, उनकी विजन। आप एक डायरेक्शन पे आपने कहा जी चलो ये सिस्टम में चलाना है जी, हाँ अवाम ने हमें वोट दिया जी, हम 5 साल के लिए आपको खिदमत करना चाहिए अवाम की विजन के साथ, आपने सबको लेके नहीं चले, ठीक है। जब तो आप कलेक्शन सब आप कैंडिडेट को या उम्मीदवार को या मुख्तलिफ तबके के लोगों को या विजन सोच रखने वाले यूथ को आप लेके नहीं चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो आएंगे। अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनको लेके नहीं चला। एक दूसरा, उनके अगेंस्ट कोई मजबूत अपोजिशन भी नहीं रहा 15 साल, क्योंकि यहाँ आपको भी आता है जी बारियान के सिस्टम भी लगे रहे, फिर मजहबी जमातों का कुछ अपोजिशन करना भी बहुत मुश्किल होता है जिस इलाकों में।
تو मैं ये समझता हूँ ये वजह है। अच्छा, क्या समझते हैं, ये भी बताते हैं कि चूंकि रोंदू के लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती है, जज्बात में आ जाते हैं, मजहबी लोगों को जाकर इलेक्शन में मुंतखब करते हैं, क्या रोंदू के जो अभी तक तरक्की न होने की बुनियादी वजहात, क्या उनमें से बुनियादी वजह ये भी है कि मजहबी लोगों को मुंतखब करते हैं यहाँ के लोग? नहीं, मजहबी लोगों को मुंतखब करना तो मैं नहीं समझूंगा। मैं कहूँगा कि लोगों ने अहल को या मेरिट पे गौर नहीं किया, ठीक है जी, या रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी, मामा, चाचा, ताया, नहीं ये रिश्तेदार है जी, उसने ये किया है जी, उसको तो वहाँ बचा है जी। इस कल्चरों से लोगों ने वोट देके लोगों ने पढ़े लिखे मेरिट पे अपने फैसले तक नहीं किया। लेकिन अब लोग बहुत बाशूर हो चुके हैं, उनके यूथ आपकी बहुत एक्टिव है, यहाँ के लोग अब समझदार हो चुके हैं। अब आपको बरादरिज़म, रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी, ठीक है, इस पे वोट नहीं पड़ेगी, मेरिट पे वोट पड़ेगी। जिस तरह से माजी में यहाँ से मजहबी जमातों को बहुत ज़्यादा वोट पड़े, यहाँ पे वोट बैंक यकीनन मजहबी जमातों के ज़्यादा रहे हैं, इस दफ़ा भी यकीनन मजहबी जमातें अपना उम्मीदवार लेके आएंगे सामने। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार यहाँ पे है, पीपल्स पार्टी के। तो आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ का रोंदू के अंदर किस जमात से आप समझते हैं टाकरा हो गए हैं? यहाँ अभी तक तो तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो हालात अपने वक्त के साथ चेंज हुए अभी काफ़ी टाइम में, मजहबी जमातों से ही लग रहा है, उसमें से खासकर MWM के साथ जो है मुकाबला है। लेकिन मैं समझता हूँ जी, तहरीक इंसाफ और उर्दू में बहुत मजबूत है। आपकी 5 उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के पास, इस वक्त जिन्होंने टिकट पर अप्लाई किया है नॉमिनेशन के मुताबिक, और हर एक कोई गोली नहीं उठा सकते हैं। अच्छा जी, उसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं, तो आवाम की भी ख्वाहिश है कि यहाँ से कॉम्पिटेंट, पढ़ा लिखा, माशरे को, मसाइल को हल करने वाले, समझने वाले लोग आए, तो होपफुली। अच्छा, रोंदू से जिन लोगों ने यकीनन टिकट के लिए अप्लाई किया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, आप समझते हैं कि अगर उन्हें उनमें से किसी को भी अगर टिकट नहीं मिलते हैं, कोई बगावत का चांस है किसी की तरफ से? बहुत नहीं। तो आप समझते हैं गलगित के यहाँ रोंदू के लोग तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद करेंगे? जी ज़रूर। अच्छा, यूथ का बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेके आने में पाकिस्तान के अंदर। यूथ के लिए आपका क्या स्पेशल प्रोग्राम होगा रोंदू के अंदर? बेरोज़गारों के लिए क्या आप स्पेशल पैकेज लेके आएंगे? जिस तरीके से माजी में हमने देखा जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो यूथ को चौकीदार, चपरासी, ग्रेड 1 के पीछे लगाते रहे हैं। तो आप चूँकि नौजवान सियासतदान है, आप सहाफ़त भी कर रहे हैं, यकीनन मसाइल के हवाले से आप बखूबी आगाह है, कौन से मसाइल किस तरह से हल करने हैं, तो आपका विजन क्या होगा बेरोज़गारी के ख़ात्मे के हवाले से, स्पेशली यूथ के हवाले से आपका कोई ख़ास विजन है? देखो, मैं विजन है यूथ को मैं साथ लेके चलूँगा। यूथ के लिए आपकी 2-4 चीज़ें हैं जी, सबको आप नौकरी नहीं दे सकते। यूथ को आप बिजनेस की तरफ ले जा सकते हैं, मुख्तलिफ आपकी लोनिंग सिस्टम है, जो प्राइवेट सेक्टर भी है, जिससे आपकी अखुवत है, जिस अभी तक रोंदू में अखुवत की कोई दफ्तर नहीं, जो करोड़ रुपए के लिए बल्तिस्तान में बिला सूद कर्जे दे चुके हैं, अब उनको बिजनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, उसको बेहतरीन गाइडलाइन दे सकते हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट अक्वा पावर प्रोजेक्ट जो रोंदू में बन रहा है, वो बनने जा रहा है, उस पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जो पढ़े लिखे लोगों के लिए। ठीक है, आपकी यहाँ के हमारे जो यूथ है ना रोंदू के, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, उस यूथ को आप यूटिलाइज़ करके, ठीक है जी, रोंदू में वो खुद रोज़गार पैदा करेंगे, बहुत सारे मौके कभी होगा कि हम बिला सूद उनको कर्जे दे दें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, ठीक है जी, उनको एग्रीकल्चर पे, फिशरीज़ पे, ठीक है जी, अब कोई काम ही नहीं हुआ यूथ के लिए। यहाँ बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, और यूथ को यकीनन उससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि आपको यूथ ही सब कुछ है। आपको डेवलपमेंट हो, या आपके इलाके की तरक्की हो, या आपकी मास्टर को उठाना है, तो आपको यूथ की ज़रूरत है, पढ़े लिखे यूथ की। इस वक्त गिलगित कद्दू रोड के ऊपर तेज़ी के साथ काम जारी है। गिलगित कद्दू रोड की वजह से रोंदू के बहुत सारे लोग मुतासर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ से कंप्लेन आ रहे हैं कि उन्हें मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं, अगर मुआवजे दे रहे हैं तो रेट का इशू सामने आ रहा है। तो इस अहम मसले को, चूँकि इसमें सैकड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं, तो इस मसले के हल के लिए आपके पास क्या मंसूबा? देखो, इसमें कुछ आपके रेट रिवाइज होंगे, कुछ सब जुडिशल कोर्ट में है, लोगों को मुआवजे मिलने चाहिए। आपको एक ये हाईवे के स्टैंडर्ड रेट मिलना चाहिए इस इलाके के लोगों को, और ख़ासकर जो बिल्डिंग आपकी दुकानें, जो कमर्शियल एरिया तो नुकसान हो रहे हैं, उनका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि इस रोड पे आप सब देखें ना जी, 90-80 किलोमीटर पे हमारे लोग इस वक्त इतनी सफ़र हो रहे हैं। अगर आपको कोई पेशेंट, हमारे यहाँ तो कोई हॉस्पिटल, हमने ये गिलगित कद्दू जाना है, हमें करीब 2 दिन दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से वेट करना पड़ता है पेशेंटों के लिए। हमारे स्टूडेंट सफ़र है,
لیکن اس علاقے کے لوگوں نے بڑی قربانی دی. کبھی آپ کو یہاں پہ ریت پہ یا باجری پہ یا پانی پہ لون مزاحمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یہ کئی فساد کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو ان کے جائز مطالبات ہیں کہ ان کو کمپنسیشن NH کی ہائی وے کی، ٹھیک ہے، سرو روڈ کی یا ایکسپریس وے کی جو ریٹ ہے اس کے مطابق مارکیٹ ریٹ کے مطابق ملنی چاہیے، اور میں ان کے ساتھ. اچھا، گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کمشنر کی جانب سے پہلے مرحلے میں ایک دم سے سابقہ جو صوبائی حکومت ہے ان کے اختیارات سیز کر دیے گئے. اس کے بعد جو الیکشن شیڈول ہے اس کا اعلان کر دیا گیا، پھر اسے واپس لے لیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابات میں تاخیر تحریک انصاف کے حق میں ہوگا یا پھر تحریک انصاف کی ناکامی کا وجہ بنے گا؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے حق اور ناکامی دونوں میں نہیں. یہ ایک پروسیجر ہے کہ آپ کو الیکشن کمشنر نے جب آئے، اب اس وقت جو آپ کی الیکشن ڈیلے ہے وہ کورٹ آرڈر ہے حساب جاری سے. اس کے بعد الیکشن کمیشن بلوچستان نے اپنے کے شیڈول جاری کر دیا. نہیں، یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کورٹ آرڈر کے پیچھے چھپ کے تحریک انصاف چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ الیکٹیبلس کو جمع کرنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کریں. تحریک انصاف کے پاس ہر خلطے میں 8 سے 10 کینڈیڈیٹ ہے، تو وہ کس کو ڈالنا ہے؟ جنہوں نے آنا تھا، یہ جن کو تحریک انصاف نے لینا تھا وہ تو آ چکے ہیں. یہ ہوا یوں ہے صاحب، جب الیکشن کمیشن اپنا شیڈول جاری کیا، سیاسی موومنٹ چلا، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یہ الیکشن کمیشن کے بعد آپ کے الیکٹرل رول نہیں ہے، تیار نہیں ہے. تو آپ نے گلگت بلتستان کی 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ ووٹروں کو باہر نکالنا ہے ایک دن میں. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی 19 ہے، آپ کو SOP کو فالو کرنا ہے، آپ کو ایک تیاری کے لیے ٹائم چاہیے. کیونکہ گلگت بلتستان میں چیف الیکشن کمیشن کے اپائنٹمنٹ میں کوئی 3-4 میں پہلے ہی ہوا ہے، پہلے تو خالی تھا. ٹھیک ہے، اب پہلے تیاری کر چکے ہوتے تو شاید کر لینا. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 18 اگست کو الیکشن کریں. اب کورٹ نے بھی ڈیسائڈ کیا، اب بہت جلد ہوں گے، ہوپ فلی اکتوبر نومبر میں. تو اب کیا سمجھتے ہیں، اس میں کچھ تاخیر ہونی چاہیے یا پھر بر وقت الیکشن ہونے چاہیے؟ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. تاخیر ہر بھائی دیکھو نا، یہ جمہوریت کے لیے ڈیموکریسی کے لیے چیز بر وقت ہونے چاہیے، لیکن حالات اس صورت حال ایسے تھے. ٹھیک ہے جی، اب میری خواہش ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو. آپ پارٹی قائدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مرکزی قائدین کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوں گے، صوبائی سطح کے آپ کے قائدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو الیکشن سے پہلے تحریک انصاف گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی اسپیشل پیکج سامنے لے کے آ رہا ہے؟ جس طرح سے بتا رہے ہیں ذرائع کے مطابق گلگت بلتستان میں الیکشن سے پہلے تحریک انصاف عبوری صوبے کا اعلان کریں گے، اس کے علاوہ مختلف جو پیکیجز ہیں اس کو لے کے آئیں گے، تو اس حوالے سے کوئی تفصیلات آپ بتا دیکھو، سکتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے، چاہے وہ الیکشن سے پہلے اور بعد. تحریک انصاف سے یہاں لوگوں کی توقعات بھی ہے، اور اس توقعات پہ عمران خان اور ظفر شاہ کی ٹیم گلگت بلتستان میں علی منگر رپورٹ اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ بلتستان کے لیے ایک اچھی خوشخبری نہیں دیکھتا ہوں. امجد ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی آئندہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس وہ لوگ نہیں، اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ تقسیم ہے. اس کے پر آپ کیا خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں اچھی بات ہے. اچھا، مسلم لیگ نون کے سابقہ جو دور حکومت رہی 5 سالہ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حفیظ الرحمان کا حکومت بہتر رہی یا پھر جو سید مہدی شاہ کے حکومت میں کام زیادہ ہوئے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کام تو حفیظ الرحمان کے دور میں ہوئے، حکومتوں کو دیکھو نا جی، ہم نے 10 سال دونوں کی دیکھا ہے. مہدی شاہ کے دور میں اپنے کچھ پالیسیز اچھے تھے، کچھ بہت برے تھے. ٹھیک ہے جی، مہدی شاہ دور میں حکومت میں الزام لگے جی انہوں نے نوکریوں پہ ایک سیل لگایا ہوا ہے. اب حفیظ کے دور میں لگے ٹھیکوں کے لگے ہوئے. ترقی کار الگ ہے، ٹھیک ہے جی، کرپشن کے یا آپ کے علاقے کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ترقی کار الگ ہے. مشن تو مجھے لگتا ہے صحیح ہوگا، زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا. ہاں، ڈیولپمنٹ نون لیگ کے دور میں اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوگا. اچھا، گلگت سکردو روٹ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ WO کی جانب سے بہت سارے اس کے اوپر ٹنلز تھے، ان کو نکال دیا گیا ہے. کیا تحریک انصاف اس پر بھی کہیں غور کر رہا ہے کہ اس کو اسی حساب سے بنایا جائے جس طریقے سے پیسفل اس کے بنے تھے؟ نہیں، دیکھو اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے ٹنل تھا کہ نہیں. دیکھو یہ کہانیاں ہیں، اگر ٹنل کی جہاں ضرورت پڑے مستقبل میں فیوچر میں آپ کے بنیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے اس کی ڈیزائن دیکھا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے. میں پہلے DG صاحب تھے، WO کے جنرل منسٹر صاحب میں تھے، ان کی ایک بریفنگ میں نے سنی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بھی لیکن یہ آپ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہمارے یوتھ فلان پہ ٹنل تھا، فلان پہ تھا، یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ ٹنل ہو آپ نہ بنائیے، ایسا ممکن نہیں ہے. فیزیبلٹی ہوں گے، اگر ضرورت پڑے تو فیوچر میں بن سکتے ہیں، بننا چاہیے. کئی جگہوں کا ٹنل کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں. اچھا، تحریک انصاف روندو کی اگر ہم بات کریں تو یقیناً آپ نے کہا جن لوگوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے ان کے اندر ہم مانگی پائے جاتے ہیں. ان میں سے جس کسی کو بھی اگر ٹکٹ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں تو سارے اس کا سپورٹ کریں گے. فرض کریں جو اطلاعات ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے الیکٹیبلس یا باہر کے لوگ رابطے میں، اگر چھتری سے کوئی آتے ہیں تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھو، جہاں اب بھی اگر پرانی دور بلائے تو یقیناً پارٹی کے اس میں اطمینان ملیں گے، پارٹی کے جو ورکر ہے مشاورت کریں گے. یہ قبل از وقت ہے لیکن ایسا ہوگا ضرور. ٹھیک ہے،
रोंदू में जो जिन्होंने फॉर्म जमा किया ये 4-5 हो गए, टिकट यहीं से मिलेगा होपफुली। टिकट के उम्मीदवार के रोंदू में हिसाब बल्कि इसलिए ज़रूरत नहीं है कि रोंदू में सीट आपकी आ रही तहरीक इंसाफ हमारे एक साथ जुड़े रहे। नहीं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक उम्मीदवार है टिकट के लिए, तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस पॉलिसी पे अमल होनी चाहिए कि बाहर से छतरी के जरिए आने वालों को की हौसला अफजाई होनी चाहिए? नहीं, हौसला अफजाई तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप इसकी मुखालफत करेंगे। अच्छा, हल्के के लोगों के लिए, यूथ के लिए कोई आप कोई पैगाम हमारे फोरम के जरिए देना चाहते हैं? देखो, मैं यूथ इस इलाके की मेरा यही पैगाम है कि आप वोट देते हैं, आप मेरिट पे दे दें, आप रोंदू के लिए वोट दे दें, आप इलाके के लिए वोट दे दें, आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए वोट दे रहे, आप पाकिस्तान के लिए वोट दें। आपका वोट एक सिर्फ एक उस दिन का एक ठप्पा नहीं है, एक मखौट नहीं है, ये आपकी 5 साल फ्यूचर का, 5 साल मुस्तकबिल का, आपकी आने वाले नस्लों के लिए फैसला कुन है। आप वोट सोच समझ के दीजिए, रोंदू के लिए दीजिए, बल्तिस्तान के लिए दीजिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने हमें वक्त दे दिया। जिस तरीके से राज साहब ने कहा, बहुत सारे मामलों के ऊपर रोंदू के अंदर काम करने की ज़रूरत है, खुसूसन तालीम और सेहत के अगर शोबे देखें तो यहाँ पे काम ना होने के बराबर है। इन शोबों को तरजीही बुनियादों पर आगे लाया जाएगा। इसके अलावा इनका कहना है यूथ चूँकि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए यूथ को आगे लेके आने के लिए, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। इसके अलावा इनका कहना है जो रोंदू के अंदर माजी में जिस तरीके से मुंतखब नुमाइंदों ने गलती की है उसको दोहराएंगे नहीं, बल्कि एक विजन के साथ जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की तब्दीली का नारा है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। सादिक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।